हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज आपके लिए लेकर आए हैं जो पिछला साल यानी 2021 में जो 80 ऑब्जेक्टिव पूछा गया सोशल साइंस का। ठीक है ना। सोशल साइंस का 2021 में दो ऑब्जेक्टिव पूछा गया, आप लोग को पता होगा। ठीक है ना। क्योंकि एक पेपर कैंसिल हो गया था तो दूसरा फिर एग्ज़ाम हुआ था मार्च में, 8 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी का पेपर लेकर आए हैं। तुम लोग लास्ट देखना, बड़ी मज़ा आ जाएगा। सब समझा कर एक एक पॉइंट बताएंगे और तुम लोग को पता चल जाएगा तुम लोग कितना जानते हो, ये तुम लोग को ही पता चल जाएगा। तो 80 क्वेश्चन में मात्र 40 क्वेश्चन का जवाब देना था, तो आराम से दे सकते हो तुम लोग। तो अभी भी तुम लोग लगभग 60-70 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ठीक है ना। तो 40 से देना है, तो जो आज आसान लगेगा उसको जवाब दे देना है। ठीक है ना। उससे पहले तुम लोग को बता देना चाहते हैं कि जो अभी तक ये चैनल को जगदेव क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। और अभी तक जो मेरा कॉमेडी वाला चैनल है जगदेव ब्लॉग, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग कॉमेडी वाला चैनल है मेरा, खुद है, एक्शन है, कॉमेडी है। इसको भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। और बता देना चाहते हैं एक और मेरा चैनल है जिसमें हम जनरल कंपटीशन का तैयारी कराते हैं। ठीक है ना। यानी नौकरी से संबंधित तैयारी करवाते हैं, जिसका नाम है GK GS मस्ती। तो इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, GK GS मस्ती को। ठीक है ना। चलो अब करते हैं स्टार्ट। उससे पहले तुम लोग कमेंट करके बोलते हो कि सर ये क्वेश्चन कहाँ। देखो तुम लोग को बहुत सा क्लास 10th का सभी सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत और हिंदी और सबको हम पढ़ाते हैं। सबका VVI क्वेश्चन अपलोड है। ठीक है ना। और सब सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं। तो तुम लोग को सब वीडियो कैसे मिलेगा, मेरा फोटो पर क्लिक करना है, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में आना है और सब वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। लास्ट में देखो, अब मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है, दक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। तो देखो डक्कन ओडेसी है, तुम लोग क्या करेगा, देखेगा ओडेसी है तो उड़ीसा से मार देगा उड़ीसा, लेकिन यहाँ उड़ीसा तो ऑप्शन में ना है। चलो ये तो बच गया है। तो डक्कन ओडेसी रेलगाड़ी जो है, तो दक्कन ओडेसी रेलगाड़ी जो है ये काफ़ी लग्जरी गाड़ी है, यानी काफ़ी मतलब लग्जरी, अंदर में बहुत सारा सुविधा मिलेगा ना, महल जैसा रहेगा। ठीक है ना। और ये महाराष्ट्र का सेल कराता है। ठीक है, यानी इसका C नंबर से ही होगा। तो दक्कन ओडेसी रेलगाड़ी महाराष्ट्र है, क्या है, और महाराष्ट्र में ही सर्वप्रथम, जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट बोलेंगे वो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम नोट कर लेना। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम जो है, मतलब भारत में पूछेगा, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई, तो मुंबई में चलाई गई थी। कब चलाई गई, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर, याद रखना, 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा उत्तर रेलवे क्षेत्र, जिसका मुख्यालय दिल्ली है। ठीक है ना। ये सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है, उत्तर रेलवे क्षेत्र। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कलकत्ता है। पूर्व रेलवे क्षेत्र पूर्व रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कलकत्ता है। पूर्व रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय क्या है, कलकत्ता। पश्चिम का जयपुर और दक्षिण रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय चेन्नई है। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा D नंबर सहित। और हम जो बताने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, यानी बिहार में एक हाजीपुर है। जो किसका मुख्यालय है, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता को समझा तुम लोग। उपभोक्ता यानी खाने पीने से संबंधित। तो पेट्रोल हम तो खाते नहीं, उपभोक्ता नहीं हुआ। लोहा तो खाते नहीं, उपभोक्ता नहीं हुआ। चितरंजन लोकोमोटिव भी तो खाने की चीज़ नहीं है, तो हो जाएगा चीनी। क्या हो जाएगा, चीनी। यानी इसका 3 का C नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो। यहाँ जो बताएंगे क्वेश्चन, जो डिस्कशन करेंगे वो ध्यान देना है। बोकारो इस्पात लोह संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है। तो देखो बोकारो जो पहले है वो कहाँ पर है, तो पहले झारखंड में। कहाँ पर है, झारखंड में। तो झारखंड में जो है 2 गो लोह इस्पात संयंत्र है। एक बोकारो है, एक जमशेदपुर है। ठीक है ना। एक बोकारो है और एक जमशेदपुर है। तो बोकारो लोह इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से खोला गया, तो ये खोला गया है रूस के सहयोग से। ठीक है ना। तो बोकारो पूछेगा, जमशेदपुर पूछेगा, तो बोलना है कहाँ पर, झारखंड। बोकारो खोला गया है रूस के सहयोग से। अब बता रहे हैं जो, ध्यान दो। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, तो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। और दुर्गापुर जो खोला गया था वो खोला गया था इंग्लैंड के सहयोग से। उसी प्रकार तुम लोग क्वेश्चन आता है कि लाहौल किला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, तो लाहौल किला इस्पात संयंत्र है उड़ीसा राज्य में। और लाहौल किला जो सहयोग लिया गया था वो लिया गया जर्मनी के सहयोग से खोला गया था। उसी प्रकार क्वेश्चन आता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। और भिलाई इस्पात संयंत्र जो खोला गया था वो खोला गया था रूस के सहयोग से। तो जितना बोले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है ना। उसी प्रकार सलेम जो है तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा
लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? बताना है कि लोहा का उत्पादन करने में सबसे बड़ा राज्य कौन है? सब जानता है कर्नाटक। कौन है? सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ? तो कोलार के खान यानी कोलार भट्टी जो है लोहा के लिए फेमस है। और वहाँ सॉरी, कोलार तो सोना के लिए फेमस है, कोलार सोना के लिए फेमस है। लोहा में जो है कुद्रेमुख। कौन फेमस है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख फेमस है, ठीक है ना। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का बेला डीला, छत्तीसगढ़ का बेला डीला भी लोहा के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्राकृतिक संसाधनों के लिए, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 1968 में जो हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन, जो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए हुआ था। और वेटलैंड कन्वेंशन जो हुआ था 1971 में हुआ था, ईरान के रामसर में हुआ था, जिसको रामसर साइट भी बोलते हैं, जिसका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा है कि इटली और जर्मनी के विरुद्ध में निम्न में से कौन सा देश था? तो इटली और जर्मनी के विरुद्ध कौन सा देश करना नहीं चाहता था? तो वो चाहता था ऑस्ट्रिया। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। इटली का एकीकरण में 3 व्यक्ति का योगदान था, एक मेजिनी, एक काउंट काबुल, एक गैरीबाल्डी, ठीक है ना। मेजिनी को कहा जाता है इटली का मसीहा, ठीक है ना, या इसे इटली को मेजनी को कहा जाता है यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने किया। और यंग इटली की स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने किया। और गैरीबाल्डी को कहा जाता है इटली का तरवार। और काउंट काबुल को कहा जाता है इटली का कूटनीतिज्ञ, ठीक है। तो जितना बोले तो उतना सब इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क। किसने किया था? बिस्मार्क। 1871 ईस्वी में किया था। और 1871 ईस्वी में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था किसके बीच? तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, ठीक है ना। और सेडान युद्ध के फलस्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और जर्मनी के एकीकरण करने में बिस्मार्क जो है लौह एवं लौह की नीति अपनाया था। जितना बोले थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो बता चुके हैं 5 नंबर, ठीक है ना। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है मेरा 9 नंबर कि जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत किया था। और सेडान के युद्ध के बाद हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो नई आर्थिक नीति में 3 चीज़ आता है। एक आता है निजीकरण। क्या आता है? निजीकरण यानी प्राइवेट करना। निजी मतलब क्या हुआ? प्राइवेट करना। एक होता है निजीकरण, एक होता है उदारीकरण यानी कंपनी जो तुम्हारा देश में खोलेगा, दूसरा देश की कंपनी आकर उसको उदार बना दो कि वो काफ़ी आसानी से खोल सके, तो उदारीकरण होता है। एक होता है राष्ट्रीयकरण, ठीक है, सॉरी, एक होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब एक होता है क्या? वैश्वीकरण मतलब होता है कि तुम अपना देश को जो है पूरा विश्व के लिए खोल दो, यानी पूरा देश विश्व का जो है कंपनी तुम्हारे देश में आ सके और तुम्हारे देश का कंपनी पूरा विश्व में जाकर व्यापार कर सके। तो निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण ये 3 गो है। राष्ट्रीयकरण ये नहीं है आर्थिक नीति का अंग। आर्थिक नीति भारत कब अपनाया था? तो 1991 ईस्वी में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? नेक्स्ट देख लो क्या कि विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। तो विकासशील देश में जो कार्यशील जनसंख्या जो विकासशील है, ठीक है ना, विकासशील है यानी जैसे भारत क्या विकासशील है, तो वो होता है कृषि क्षेत्र में होता है। किसमें होता है? कृषि क्षेत्र में होता है। कृषि क्षेत्र मेरा प्राथमिक क्षेत्र है, और औद्योगिक क्षेत्र मेरा द्वितीयक क्षेत्र है, और सेवा क्षेत्र मेरा तृतीयक क्षेत्र है, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब वो कंपनी जो एक से अधिक देश में जिसका ब्रांच चल रहा हो, जो कंपनी एक से अधिक देश में काम कर रहा हो, उसे बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो मोटर तो सगरों मिलता है, हर देश में मिलता है। सैमसंग भी हर देश में है। सैमसंग जो है दक्षिण कोरिया कंपनी है, लेकिन भारत में मिलता है, हर देश में मिलता है। कोको कोला भी हर देश में मिलता है। तो सभी हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनी है। डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? नेक्स्ट है देखो यहाँ पर कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटा पैमाने का उद्योग कौन है बताओ? तो चीनी उद्योग तो बड़ा पैमाने का उद्योग है, ठीक है ना, क्योंकि हर देश में है। कागज उद्योग भी बड़ा पैमाने का उद्योग है, हर देश में चलता है। विद्युत उपकरण बड़ा पैमाना का उद्योग है, लेकिन खिलौना जो है छोटा पैमाना का उद्योग नहीं। छोटा जगह में भी खिलौना बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन खिलौना जो छोटा पैमाने का उद्योग है। अगला, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? हम जानते हैं कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो निकला था वो निकला था असम के डिगबोई में। इसका आंसर हो जाएगा असम के डिगबोई, ठीक है ना। और ये मथुरा जो है ये कहाँ पर ये तेल शोधक कारखाना? मथुरा भी है, लेकिन ये है यूपी में। तो मथुरा पूछेगा तो यूपी में बोल देना है। और बरौनी पूछेगा तो बोलना है बरौनी जो है ये भी तेल शोधक कारखाना है, लेकिन ये कहाँ पर है? तो ये तुम्हारा है बिहार में। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बिहार का क्वेश्चन है।
और गुवाहाटी जो है ये कहाँ, असम में। लेकिन सबसे ज़्यादा तेल अभी कहाँ निकलता है, तो निकलता है मुंबई हाई के, महाराष्ट्र के मुंबई हाई जो समुंदर में 176 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना, वहाँ से निकलता है। और गुजरात के अंकलेश्वर भी है, खनिज तेल के लिए यानी पेट्रोलियम के लिए काफ़ी फेमस है, और जामनगर भी फेमस है। आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, हिंद चीन में कलोन किन्हें कहा जाता था। हम जानते हैं कि हिंद चीन में फ्रांसीसी नागरिक जो बस गया था उसको बोलते हैं कोलोन, क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। और हिंद चीन में 3 देश आता है, एक आता है क्या, लाओस, कंबोडिया वियतनाम काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। और कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है जिसको बोलते हैं अंकोर वाट का मंदिर, जो विष्णु भगवान का मंदिर है, जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इटली के एकीकरण में इनमें से कौन सा देश संबंध नहीं है। तो हम जानते हैं कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, तो जानते हैं कि मेजिनी जो इटली के एकीकरण में संबंधित था, जो यंग इटली या यंग यूरोप का स्थापना किया था, ठीक है ना। काबुल वही संबंधित थे, गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है, लेकिन बिस्मार्क जो है ये जर्मनी का एकीकरण किया था, लक्त एवं लोक की नीति के संबंधित 1871 में एकीकरण किया था, ठीक है ना। और सेडान के युद्ध के फलस्वरूप हुआ था। बिस्मार्क जो है जर्मनी से, इटली का नहीं है, तो ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखा था। जानते हैं कि युद्ध और शांति नामक पुस्तक ये लिखा टोल्स्टॉय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वार एंड पीस, तब होगा टोल्स्टॉय, ठीक है ना। और कार्ल मार्क्स का एक काफ़ी फेमस पुस्तक है जो आना फिक्स है, जिसका नाम है दास कैपिटल। तो पूछेगा दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। इसका प्रकाशन कब किया था, तो 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन किया था, ठीक है ना। और दास कैपिटल को कहा जाता है समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है क्या, तो इसको कहा, कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को, ठीक है ना, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला है, देखो यहाँ पर इटली के एकीकरण में किसका संबंधित नहीं, तो हो गया था, दोबारा आ गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो हम जानते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था, ठीक है ना। और इसका अध्यक्ष जो बना था लाला लाजपत ला, ठीक है, जिसने कहा था क्या, लाला लाजपत का ही नारा है, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है ना। और साइमन कमीशन का विरोध करते समय 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय को अंग्रेज की लाठी पड़ने पर इसका मौत हो जाता है, जिसका बदला भगत सिंह लेता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय समाज पात्रों को मुक्तिदाता के रूप में कौन सा गवर्नर जनरल है, यानी भारतीय समाज पात्रों के मुक्तिदाता के रूप में किस भारतीय गवर्नर जनरल को जाना जाता है, तो वो कौन है, तो वह है चार्ल्स मेटकॉफ। याद रखना, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। और विलियम बेंटिंग जो है सती प्रथा पर रोक लगाया था 1929 ईस्वी में, याद रखना, ठीक है। लॉर्ड लिटरमा जो था ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है इसको बुलाया था पत्र पत्रिका को मुंह बंद करने वाला अधिनियम। इसी के डर से अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपना जो है भाषा चेंज कर लिया था, बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन काफ़ी पूछता है, जिसका संस्थापक कौन था, अमृतलाल बाजार पत्रिका का, तो मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है देखते हैं। अगला तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। हम जानते हैं कि नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने डांडी यात्रा चुना था। और नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने डांडी यात्रा कहाँ शुरू किया था, तो शुरू किया था साबरमती आश्रम को। और महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना 1915 में किया था, और साबरमती आश्रम से डांडी गया था, ठीक है ना। और साबरमती दांडी यात्रा शुरू किया था, वो किया था कब शुरू, तो उस दांडी यात्रा शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। तो बोला महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया, तो बोलना है 12 मार्च 1930 को। और दांडी कब पहुंचा, तो दांडी पहुंचा 6 अप्रैल 1930 को। और दांडी पहुंचने में इसको 24 दिन लग गया। और दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। और उसी दिन को 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को घोषणा किया था कि हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। कौन, महात्मा गांधी। तो पूछेगा बताओ कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया, तो महात्मा गांधी 1942 ईस्वी में। सभी ने अवज्ञा आंदोलन किसने किया, तो महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन किसने किया, तो महात्मा गांधी 1920 ईस्वी को। और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किसने किया, तो महात्मा गांधी 1917 ईस्वी को। तो जो बोल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नोट करते जाना। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो हम जानते हैं कि बंगाल विभाजन को किया था लॉर्ड कर्जन ने किया था, जो भारी खच्चर था। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 ईस्वी में। लेकिन पूछेगा बंगाल विभाजन रद्द किसने किया, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है क्या मेरा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो है,
महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या है? तो हम जानते हैं कि महासागर के तली में जो कंपन होगा तो उसको बोलते हैं सुनामी। क्या बोलते हैं? ऐसे तो धरती पर जब कंपन होता है तो उसको बोलते हैं भूकंप, लेकिन जब महासागर में भूकंप आएगा तो उसको बोलते हैं क्या? सुनामी। सुनामी को हम लिखते हैं टी से शुरू करते हैं, टी साइलेंट होता है, TSUNAMI, सुनामी। ठीक है ना? तो सुनामी को हम बोलते हैं, टी से स्टार्ट करते हैं। अब पूछता है सुनामी कहाँ कैसा शब्द है? तो सुनामी या जापानी शब्द है। ठीक है ना? याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तुम जानते हैं कि आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र। ठीक है ना? प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं हम क्या? औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है ना? और तृतीय को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। विकसित देश में सेवा क्षेत्र का योगदान काफ़ी ज़्यादा होता है और विकासशील देश में जो है वो कृषि क्षेत्र का ज़्यादा योगदान होता है। अगला, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है। तो जानते हैं कि सुदूर संवेदी उपग्रह का जो उपयोग होता है वो किस में होता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का जो उपयोग होता है वो होता है दूर संचार के लिए। ठीक है ना? किसके लिए होता है? तो दूर संचार के लिए। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। अगला है मानव जनित आपदा क्या है? तो जानते हैं कि जो मानव के द्वारा उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं मानव जनित आपदा। तो बाढ़ तो मानव नहीं लाता है, यानी प्राकृतिक आपदा हो गया। जो मानव के द्वारा उत्पन्न नहीं होगा, जो प्रकृति के द्वारा अपने आप होगा उसे बोलेंगे प्राकृतिक आपदा। तो बाढ़ अपने आप आता तो प्राकृतिक आपदा हो गया, भूकंप अपने आप आता तो प्राकृतिक आपदा हो गया, सुनामी समुद्र में आता अपने आप तो ये प्राकृतिक आपदा हो गया। लेकिन आतंकवादी प्राकृतिक द्वारा थोड़े आता है, तो मनुष्य उत्पन्न करता है, तो इसका हो गया आतंकवाद जो हो गया ये हो गया मेरा मानव जनित आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो हम जानते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है ना? और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया है और इसके स्थान पर उसके एक दिन के बाद यानी 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया था। तो पूछेगा नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को जाता है? वित्तीय राजधानी मतलब पैसा कौड़ी ज़्यादा कहाँ, बिजनेस कहाँ होता है, पैसा कौड़ी से संबंधित कौन है? तो भारत का वित्तीय राजधानी बोले या आर्थिक राजधानी बोले, दोनों एक ही है। तो भारत का वित्तीय राजधानी यानी आर्थिक राजधानी क्या है? तो मुंबई है। भारत का राजधानी ऐसे पूछेगा तो बोलना है दिल्ली, लेकिन भारत का वित्तीय यानी आर्थिक राजधानी पूछेगा तो बोलना है मुंबई को बोलना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो दोनों से संबंधित है। आर्थिक विकास होगा तो परिणाम भी आएगा और गुणात्मक में सुधार भी होगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अभी 80 क्वेश्चन देखना है, तुम लोग बने रहो। ठीक है ना? जो जो बोलते हैं नोट करते जाओ। अगला क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ईस्वी में लागू हुआ। याद रखना 1986 ईस्वी में लागू हुआ था और उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए एक भी रुपया नहीं लगता है। अगला, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो हम जानते हैं कि भारत में जो शासन प्रणाली है वो क्या है? संसदीय है। यानी संसद यहाँ होता है दिल्ली में। ठीक है ना? संसदीय है और संघीय है। संघीय बोले तो केंद्र को ज़्यादा, संघीय बोले तो संघ मतलब होता है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, यानी केंद्र को भी अपना शासन करने का अधिकार है और राज्य को भी अपना शासन करने का अधिकार है। संघीय पहचाने का सिंपल नियम है कि राज्य में मुख्यमंत्री शासन कर रहा हो और केंद्र में अगर प्रधानमंत्री शासन कर रहा हो तो हो जाएगा संघीय शासन। क्या जाएगा? संघीय शासन। तो इसका संघीय और संसदीय हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में संघीय के साथ अध्यक्षीय है। अध्यक्षीय मतलब होता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होता, यहाँ पर राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है। ठीक है ना? तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन मेरा है क्या? अगला है भारत में पहला नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ था? तो हम जानते हैं कि भारत में पहला नगर निगम का स्थापना मद्रास का आधुनिक नाम है चेन्नई। तो मद्रास यानी चेन्नई में हुआ था। लेकिन जो इसके साथ बता रहे हैं वो ध्यान से सुनो। पूछेगा भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत कहाँ हुआ, या भारत में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार नियम का शुरुआत कहाँ हुआ? तो बोलना है राजस्थान। क्या बोलना है? राजस्थान। राजस्थान में भारत के सर्वप्रथम, तो राजस्थान में भारत का प्रथम पंचायती राज की व्यवस्था शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। और बता देना चाहता है तुम लोग को कि और राजस्थान में ही सर्वप्रथम 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार नियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष चाहिए, सब लोग जानता है। और मुखिया में, सरपंच में, पंचायत समिति में खड़ा होने के लिए सर्वप्रथम 21 वर्ष आयु चाहिए। और ये पंचायती राज व्यवस्था जो है ये त्रिस्तरीय बोले तो 3 स्तर में बटा है, ठीक है ना। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, 3 भाग में बटा हुआ है, याद रखना। और ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है और सबका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र के प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है, यानी जैसे भाजपा हो गया, जदयू हो गया, कांग्रेस हो गया, तो ये सब जो लोकतंत्र राजनीतिक दल है इसको बोलते हैं लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला है मेरा, भारत में मतदाता होने की तो पूछ चुके हैं, ठीक है ना, ये सब हो चुका है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो देखो रबी फसल पहचानने का सिंपल नियम है, जो ठंडा में होगा रबी फसल, जो ठंडा में होगा रबी फसल, यानी जो अक्टूबर नवंबर में बुआई होगा वो रबी फसल होगा। तो ठंडा में क्या होता है? गेहूँ, तो गेहूँ हो गया रबी फसल, चना ठंडा में होता है रबी फसल, मटर ठंडा में होता है रबी फसल, सरसों ठंडा में होता है रबी फसल, और जो गर्मी में होगा बरसात के समय में वो होगा खरीफ फसल, ठीक है ना। जैसे चावल गर्मी में होता है, अभी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा चावल मेरा हो जाएगा खरीफ फसल। तो चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, ठीक है ना। तो ये सब मेरा क्या है? ये सब मेरा है खरीफ फसल, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा क्या है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है? तो बताया था तुम लोग को कि अभी तो रेलवे का मुख्यालय कुल भारत में 18 है, लेकिन उनमें से एगो रेलवे का मुख्यालय सिर्फ बिहार में है, जिसका नाम है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, जो कहाँ पर है? हाजीपुर में है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में हो गया, जो एकमात्र बिहार में रेलवे का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है? सब लोग जानता है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जो काफ़ी बिहार में, जो उत्तरी बिहार में बाढ़ लाने के लिए काफ़ी कुख्यात यानी विख्यात है। उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित है, वहीं दक्षिणी बिहार जो है, ठीक है ना, वो सूखा से प्रभावित है, याद रखना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा क्या? देखो अगला है, ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मेरा क्या है? देखो निम्नलिखित में खनिज में कोडरमा किसके लिए फेमस है? तो कोडरमा कहाँ पर है? झारखंड में है। और कोडरमा जो फेमस है वो अबरक उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? तो अबरक उत्पादन के लिए फेमस है। और विश्व में सर्वाधिक अबरक उत्पादन भारत करता था, लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। और लो अयस्क हम तुम लोग को 4 बताए थे, याद रखना। महल से ट्रिक बताए थे, महल से, मो से मैग्नेटाइट, हो से हेमेटाइट, लो से लिमोनाइट, सो से सीरियलाइट। सबसे अच्छा कोयला मैग्नेटाइट, सबसे घटिया कोयला सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट, सबसे घटिया लोहा सीरियलाइट, याद रखना, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होता है उसमें सर्वाधिक बल दिया जाता है किस पर? तो उसमें सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर, ठीक है ना। समाजवादी व्यवस्था जो है उसमें सब लोग बराबर हो, अमीर गरीब, ठीक है ना, भिखारी, सब लोग बराबर हो, यानी लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। जो कहाँ पर है? रूस और चीन में। भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। बोल रहा है कि भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जानते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। प्रथम प्रधानमंत्री हम जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया। लेकिन अभी योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग ला दिया है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा, नरेंद्र मोदी अभी होगा वर्तमान में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? तो जानते हैं नरेगा का नाम कर दिया मनरेगा यानी महात्मा गांधी, ठीक है ना, यानी महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है। और मनरेगा के तहत 100 दिन आपको गारंटी देता है काम का, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल में 100 दिन भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हम जानते हैं भारत में जो है ब्रिटिश राज्य सबसे छोटा राज्य है गोवा, जो इसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ठीक है ना, याद रखना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, और बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, सबसे पिछड़ा राज्य भी बिहार है, ठीक है ना, याद रखना। सबसे कम साक्षर वाला राज्य भी बिहार है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? तो दोनों होता है, दीर्घ भी होता है, अल्प भी होता है, यानी ए और बी दोनों, यानी कम समय के लिए लोन भी मिलता है, अधिक समय के लिए लोन भी मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक कौन है? आर्थिक बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आर्थिक आधारभूत, आर्थिक मतलब पैसा या कोरी यानी बीत यानी पैसा कोरी, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा जो है खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच। तो खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच देखेगा तो उसमें कौन मार्क रहता है? तो खाद्य पदार्थ में रहता है 1 मार्क, क्या रहता है?
1 मार्क रहता है, लेकिन गहना उना लेगा, सोना चांदी लगा गहना होना तो उसमें लगेगा हॉल मार्क। क्या रहेगा? हॉल मार्क रहेगा, याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है, अब पर्यावरण के समान लेगा तो उसमें रहेगा इक्को मार्क। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो बिहार में एक नदी बहती है, सोन नदी, जो दक्षिण बिहार में बहते हुए गंगा नदी में आके मिल जाती है पटना के समीप। तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की चोटी से होता है, ठीक है ना। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और गंडक नदी जो निकलता है पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से निकलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर होते हुए आता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अगला देखते हैं क्या है मेरा। अगला है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो हम जानते हैं कि आपदा प्रबंधन है, उसका प्रमुख घटक क्या होता है? स्थानीय प्रशासन भी है, ये भी है, ये भी है, सब लोग का मदद करना चाहिए, नहीं डी नंबर सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? सिंपल बात है, आग बुझाने का इंतजार करना चाहिए, नहीं अग्निशामक यंत्र को बुलाओ जो तुरंत आग को बुझाए, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। और बाढ़ आने पर क्या करना चाहिए? तो ऊंचे स्थान पर चल जाना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा में होता था? जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो उसमें भूकंप के अंदर जब व्यक्ति दब जाता है तो उसको पता लगाने के लिए कहाँ कौन व्यक्ति दबा हुआ है, तो वहाँ पर हम कहते हैं इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है क्या, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा कि इस मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये कहा मार्टिन लूथर। कौन कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण जो है, यानी मुद्रा जो पैसा कौड़ी है, जो नोट चलता है, यह ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा? तो कहा था मार्टिन लूथर। अगला है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? सिंपल इसमें पूछना क्या बात है, बिहार का राजधानी पटना सबसे बड़ा नगर है। सबसे पहले बिहार में नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ? पटना में हुआ। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो पटना में है। सबसे बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पटना, सॉरी, पश्चिम चंपारण है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला है, किसने कहा? ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है। अगला देखते हैं, अगला है मेरा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को बिहार की धरती बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और महात्मा गांधी को जो है मतलब जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और महात्मा गांधी अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो हम जानते हैं कि एशिया का सबसे पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र गुजरात में स्थापित किया गया था, जो भारत में है। कहाँ पर? तो गुजरात बिहार के भारत का राज्य है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना बताना है कब हुआ था। तो भारतीय डाक विभाग का स्थापना जो हुआ था वो 1854 में हुआ, याद रखना, 1854 में हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा है, महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति, ये सब तो हो चुका है, ये सब भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था? तो महात्मा गांधी जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का हुआ था। इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। और और जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। और जलियांवाला बाग कहाँ है? तो ये अमृतसर पंजाब में है। और जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। काफ़ी खच्चल था, ठीक है ना, याद रखना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की? हम बता चुके हैं, महात्मा गांधी ने किया, दांडी यात्रा से किया था, ठीक है ना। दांडी यात्रा कब किया? तो 12 मार्च 1930 को किया था। और अंत कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक कानून को उल्लंघन करके 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। काफ़ी ये सब बता चुके हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है, जो देखते हैं क्या है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुआ था? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत हुआ था चीन में। कुछ भी पूछेगा चीन मार देना। मुद्रा चीन, कागज चीन, पतंग उड़ाने कला चीन, सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा चीन, ठीक है ना। इस जो पूछेगा तो चीन मार देना। रेशम चीन। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल कौन ने बताना? राष्ट्रीय दल हम उसको बोलते हैं जो एक से अधिक राज्य में जिसका सरकार चल रहा हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय दल। तो देखते हैं राष्ट्रीय जनता दल। तो जदयू का सरकार एक से अधिक राज्य में चल रहा है, जल्दी बताओ, नहीं चल रहा है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जदयू ने नीतीश कुमार ला कहाँ एक से अधिक राज्य में ना, है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान कब अंगीकार किया? तो हम जानते हैं भारत ने गणतांत्रिक संविधान जो है अपनाया था, यानी भारत में संविधान जो बन के तैयार हो गया तो 26 जनवरी 1950 को बताया। इसमें कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए, तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा क्या है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ? ये सब हो चुका है। चलो अगला देखते हैं। अगला है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने केसर हिंद, ये सब तो हो चुका है, रिवीजन हो रहा है, किस चीज़ आ रहा है क्या? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है मेरा। एक चीज़ रिपीट हो रहा है रे।
चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा, लोजपा यानी चिराग पासवान, चिराग पासवान का नाम, बाप के नाम रामविलास पासवान, उसका कौन है? तो उसका है बांग्ला छाप, क्या है? बांग्ला छाप, ठीक है ना। और जदयू का है तीर छाप, राजद यानी लालू यादव वाला है लालटेन छाप, भाजपा का है कमल छाप, कांग्रेस का है हाथ छाप, ठीक है ना। बसपा का है हाथी छाप। यहाँ ध्यान दें, सरकार का कौन सा सबसे अच्छा माना जाता है? तो सबसे अच्छा सरकार माना जाता है लोकतंत्र, यहाँ पर जनता को सरकार चुनने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, लोकतंत्र, ठीक है ना। अगला जो है वो क्या है? अभी 100 से अधिक राज्य में, देश में क्या है? लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला, ये सब बता चुके हैं, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया, बेकार हो गया है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बता चुके, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच, बता चुके हैं तुम लोग को, कौन होता है? सरपंच होता है, ठीक है। और त्रिस्तरीय व्यवस्था है। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? जानते हैं गोलघर का निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में हुआ था, और ये अनाज भंडारण के लिए किया गया था। और गोलघर का निर्माण कहाँ है? पटना में है, जिसका निर्माण जॉन गास्टिन नामक अंग्रेज ने किया था, याद रखना है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला है राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो सब बता चुके हैं, राउरकेला पूछेगा तो बोलना है उड़ीसा, दुर्गापुर पूछेगा तो बोलना है पश्चिम बंगाल, बोकारो और जमशेदपुर पूछेगा तो बोलना है झारखंड, और भिलाई पूछेगा तो बोलना है कहाँ पर? भिलाई पूछेगा तो बोलना है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरा है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम तुमने बता दिया, दास कैपिटल, जिसका प्रकाशन 1867 में किया था। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, बता चुके थे तुम लोग को। युद्ध और शांति किसका है? तो लियो टोल्स्टॉय को है, लियो टोल्स्टॉय का है युद्ध और शांति। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका है? तो ये है कार्ल मार्क्स, और इसका एक दोस्त था फ्रेडरिक एंगल्स, उसका है, ठीक है ना। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कहाँ किया गया है? सिंपल बात है, यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है, पंचायत में 50% महिला 50% पुरुष का व्यवस्था किया गया है, ठीक है ना। अगला है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? सब जानता है 5 वर्ष होता है, मुखिया हो या सरपंच हो या ग्राम पंचायत हो, सबका 5 वर्ष होता है, ठीक है ना। और खड़ा होने के लिए 21 वर्ष और वोट देने के लिए 18 वर्ष। अगला, भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव चिन्ह देता है जो, वो रहता है चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो हम जानते हैं कि झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार से झारखंड अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ठीक है ना। और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बोल रहे हैं, ठीक है ना। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो उससे कोई दिक्कत ना आई, तुम लोग को सी नंबर याद रखना है, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। कितना भाषा है? जिसमें अंग्रेजी नहीं है, ठीक है ना, भोजपुरी भी ना है। निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित नहीं है, तो कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो चीनी है, वस्त्र जो है कपास से होता है ये भी है, कागज़ जो है कृषि से होता है ये भी है, तो सीमेंट ना है, सीमेंट का कच्चा माल क्या है? तो वह है चूना पत्थर, ठीक है ना, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोह अयस्क है। तो लोहा अयस्क की पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में एक बार समाप्त हो जाएगा तो उससे पुनः उसे बना नहीं सकते हैं। यानी लोह अयस्क जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय को बोलते हैं परंपरागत संसाधन है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? तो हम जानते हैं जहाँ खनिज तेल रहेगा वहीं प्राकृतिक गैस, यानी पेट्रोलियम जहाँ रहेगा वहीं प्राकृतिक गैस पाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला 76 नंबर समाप्त होने वाला है, 80 क्वेश्चन आएगा समाप्त। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र? जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र जो है वो कौन है? तो वो है तारापुर, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कलपक्कम कहाँ है? तो ये मेरा कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है। कुडनुकुलम भी तमिलनाडु में है, ठीक है ना। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। और कुडनुकुलम भी तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ है? यूपी में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। ये सब याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी ना है, कौन सरकारी ने बताना है? जक्के सीमेंट उद्योग, बोकारो लो इस्पात, ओ सरकारी ही बोल रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित, सार्वजनिक बोले सरकारी है बताना है, सरकारी है। तो जक्के सीमेंट प्राइवेट है। टाटा लो इस्पात इस प्राइवेट है, जो जमशेदजी टाटा ने स्थापना किया था। लेमन वेस्ट प्राइवेट है, लेकिन बोकारो लो इस्पात संयंत्र, राउरकेला लो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर लो इस्पात संयंत्र, भिलाई लो इस्पात संयंत्र, ये सब क्या है? प्राइवेट, सॉरी सरकारी है। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, जो सार्वजनिक है, ठीक है ना। अगला है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना, जहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर तो वही आ गया है, चलो 79-80 लास्ट, लो 79-80 लगता नहीं ले पाए हैं, चलो कोई बात नहीं, 79-80 हम PDF में ले पाए हैं, कोई बात नहीं। तुम लोग बताओ वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो फटाक से लाइक कर दो, शेयर कर दो, एक सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है ना। और बताओ ये चैनल को तुम लोग फैलाओ, इतना तुम लोग को हेल्प कर रहे हैं तो चैनल को फैलाओ।
ठीक है ना। अपने दोस्तों के बीच लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा कॉमेडी वाला चैनल, जो एक्शन वाला चैनल है, जिसमें खुद हम एक्शन करता है, जगदेव ब्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब करो। और एक मेरा जगदेव ब्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब तुम लोग करो, JEGDEV जगदेव VLOG ब्लॉग। और GK GS मस्ती जनरल कंपटीशन का है, इसको भी सब्सक्राइब करो। मिस्टर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।